आज हाथ में चाय है या कॉफी है? अच्छा कॉफी है, ऑब्वियसली बात है कॉफी पीनी पड़ेगी ना। कल रात में जो अल हराम डार्बी देखी है तुम लोगों ने और मैंने भी, तो मैं भी भाई कॉफी पी के ही बैठा हूं ये वीडियो रिकॉर्ड करने, क्योंकि उसके बिना शायद मैं आज के इस फुटबॉल डेली बुलेटिन में बात कर नहीं पाता। बट कोई बात नहीं दोस्तों, हम आ गए हैं रोज सुबह 8:30 बजे हर बार की तरह आपके सामने आपकी चाय की चुस्की और अखबार की ताजा खबरों के साथ यहाँ पर आपके चहीते चैनल 1MUFC के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस लीग के सेकंड सेमीफाइनल में हुए दुर्व्यवहार के बारे में। यूनाइटेड के क्या ट्रांसफर रिपोर्ट्स आए हैं, नागल्समैन पे क्या खबर है, मोरिनियो या क्लॉप कौन आने वाला है यहां पर मैड्रिड में, क्योंकि अब क्लॉप भी थोड़े इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। और बार्सिलोना क्या यहां पर अपने ट्रांसफर टारगेट्स को बिफोर द वर्ल्ड कप सील कर पाएगी, तो इन्हीं पर है आज हमारा डिस्कशन। लेकिन शुरुआत में करना चाहूंगा भाई कल के हराम डार्बी के रिजल्ट से। अब देखो सबको पता था कि जो बाइन और हमने पीएसजी वाली फुटबॉल देखी है ना, वो फुटबॉल तो आपको डेफिनेटली देखने को नहीं मिलेगी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई वो फुटबॉल ज्यादा ही एक्सप्लोसिव थी। उस फुटबॉल में आपको, उस मैच में आपको डिफेंस नामो निशान के लिए भी नहीं ढूंढने मिल रहा था। तो हाँ मतलब उस तरह का आपका एक्सट्रीम स्कोर लाइन जाएगा 5-4-3-2 टाइप का, वो पहले से एक्सपेक्टेड नहीं था। ये दोनों टीमें डिफेंस एंड पे टेक्टिकली बहुत सॉलिड हैं और कल उसी का नजारा हमें देखने को मिला। बट सरप्राइज एलिमेंट ये था कि भाई दोनों टीमों ने जो अपने गोल स्कोर किए हैं वो आपके पेनल्टीज पे स्कोर किए हैं। अब देखो सीन ये है दोस्तों कि आर्सेनल यहां पर थोड़ा रॉब्ड फील कर रही है और वही चीज यहां पर आपके आर्टेटा ने भी बोली कि जो दूसरी पेनल्टी थी वो पेनल्टी रूल आउट कर दी गई। पहले ऑन फील्ड रेफरी ने बोला कि हाँ भाई वो पेनल्टी है, ठीक है। एबरेचे एजे पे हुआ था वो फाउल, और एबरेचे एजे पे वो फाउल जब हुआ तो यहां पर ऑन फील्ड रेफरी ने कहा कि हाँ भले ही मिनिमम टच है बट पेनल्टी देने लायक टच है। लेकिन फिर वीएआर इंटरफेयर करता है और वीएआर बुलाता है आपके ऑन फील्ड रेफरी को कि आओ टीवी पे आके देखो और फिर अपना फाइनल डिसीजन लेना। जब वीएआर के टीवी स्क्रीन पे जाके आपके रेफरी देखते हैं तो उस आपके पेनल्टी इंसिडेंट को रूल आउट कर देते हैं कि नहीं भाई पेनल्टी नहीं दी जाएगी। और वहां पर आपके मिकेल आर्टेटा बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब देखो रूल्स की बात जहां तक होगी तो हाँ, अगर रूल्स पे जाओगे आप, बॉक्स के अंदर अगर आपका बेयर मिनिमम टच भी है लेकिन अगर वो एक गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी को रोक रहा है, ठीक है ना, एक प्लेयर को शूट लेने से रोक रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज अ पेनल्टी। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंपैक्ट कितना ज्यादा था उस टच का। तो जब टच का इंपैक्ट देखा गया तो कहीं ना कहीं रेफरीज ने बोला कि भाई एवरेज वाज ऑलरेडी ट्राइंग टू गो डाउन, तो वहां पर बस उनको बेनिफिट मिल गया कि वहां पर वो टैकल हो गया। बट वो टैकल इतना फोर्सफुल और इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वहां पर पेनल्टी दी जाए। तो आर्टेटा का अपना स्टांस बिल्कुल सही है लेकिन यहां पर रेफरी का दिया हुआ डिसीजन भी बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम पता है क्या है, एटलेटिको के पास एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज थी यहां पर गेम को बरी करने के लिए। एंड ग्रीजमान भाई क्या खेला है कल के गेम में। ग्रीजमान एंड अल्वारेस का गेम मेरे हिसाब से बहुत सही था, इवन मिडफील्ड उनकी बहुत सही थी। एंड फर्स्ट हाफ में एटलेटिको थोड़ी स्लोअर एंड पे थी क्योंकि थोड़ी स्लगिश फुटबॉल थी उनकी, उन्होंने चांसेस वगैरह क्रिएट नहीं किए थे। आर्सेनल ज्यादा क्रिएटिव लग रही थी, आर्सेनल थोड़ा ज्यादा चांसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी और किया भी उन्होंने, एक दो चांसेस अच्छे क्रिएट किए, 2 बिग चांसेस उन्होंने क्रिएट किए। लेकिन सेकंड हाफ में भाई इट वाज ऑल एटलेटिको मैड्रिड बिकॉज डिफेंस बिल्कुल प्लंज डाउन कर गया आपका आर्सेनल का। एंड बहुत सारे मौकों पर एडमोला लुकमन के पास मौका था गोल स्कोर करने का। इवन मैं बोलूंगा अल्वारेस केम वेरी क्लोज टू स्कोरिंग गोल, बट भाई कल डेविड राया वाज ऑन गॉड मोड, क्योंकि डेविड राया अगर नहीं होते तो आर्सेनल यहां पर डेफिनेटली कल 2 गोल कंसीड और करती। तो 3-1 से शायद यहां पर आपकी एटलेटिको वो गेम जीत जाती। एटलेटिको निराश होगी कि भाई उनके सामने इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर आर्सेनल के होम पे लीड लेके कैरी करके जाने की, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लेट गो कर गए। बट ग्रीजमैन भाई अपने आखिरी फिक्चर्स खेल रहे हैं आपकी एटलेटिको के लिए, क्योंकि इसके बाद वो जा रहे हैं आपका ऑलरेडी आपको पता है एमएलएस खेलने। तो डेफिनेटली उनके लिए ये जो लास्ट फेज ऑफ हिज करियर है ना इन द स्पेनिश लीग और या फिर यूरोप के टॉप फ्लाइट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर बन सकता है। बिकॉज आज तक का रिकॉर्ड है ग्रीजमैन ने कोई भी मेजर ट्रॉफी नहीं जीती है आपके एटलेटिको के साथ। आज तक कभी कोई उन्होंने लीग टाइटल नहीं जीता, आज तक कभी उन्होंने यहां पर आपका कोई यूरोपियन टाइटल नहीं जीता। तो ये उनका पहला मौका होगा जब वो एटलेटिको के साथ कुछ सीरियस टाइटल जीत सकते हैं, फिर पहला टाइटल जीत सकते हैं। आर्सेनल विल बी वेरी हैप्पी विद द वे यहां पर दे प्रोटेक्टेड दैट 1-1 का स्कोर लाइन, क्योंकि दैट स्कोर लाइन कुड हैव बीन 2-1 3-1 इन फेवर ऑफ एटलेटिको। एंड एज आई सेड डिफेंस थोड़ा लेकलस्टर हो गया था सेकंड हाफ में। बट भाई देखो अब इसीलिए यहां पर ये सेकंड जो लेग होगा ना जब एमिरेट्स पे जाएंगी ये दोनों टीमें, तो आर्सेनल का पलड़ा भारी होगा। ऑल्दो आई स्टिल बिलीव ये जो सेकंड लेग है वो भी इतना ही नर्व रेकिंग, इतना ही केजी होगा। एंड हो सकता है ये गेम पेनल्टीज तक भी जा सकता है। बट मुझे लग रहा है आर्सेनल ये गेम निकाल लेगी बिकॉज आर्सेनल के पास ना ऑप्शंस बहुत हैं बेंच से, और यहाँ पर एटलेटिको उसी वजह से स्ट्रगल कर रही है क्योंकि उनके पास उतने क्वालिटी ऑप्शंस नहीं है बेंच पे, एक्सेप्ट फॉर सॉरलोथ ऑब्वियसली।
बट यहाँ पर तुमने देखा कि जितनी भी टीमें विजिट करने आई हैं आपके एटलेटिको के होम पे, सबने स्ट्रगल किया है, क्योंकि इनकी जो पिच है, इनका जो टर्फ है, वो भाई बड़ा स्ट्रगल करवाता है विजिटिंग टीम्स को। इनको तो आदत है, लेकिन कल आर्सेनल ने यहाँ पर कहीं ना कहीं मेट्रोपॉलिटानो के उस पिच के ऊपर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो यस, फुटबॉल का स्टैंडर्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं परसों के गेम के बाद आपने बोला होगा या मैंने बोला होगा या हमने सोचा होगा कि भाई उतना अच्छा नहीं था। बट अगर टेक्टिकल एंड पे देखा जाए, आई थिंक दोनों टीमें एक दूसरे को स्टडी करके आई थी और उस हिसाब से ये गेम बड़ा सही चला है। लेकिन देखो, एटलेटिको आर्सेनल से हटके भी बहुत सारे और टॉपिक्स हैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए। वहां से बायर्न पीएसजी में भी कोई फेवरेट नहीं आगे जाने का, और इस फिक्चर में भी यहाँ पर एटलेटिको और आर्सेनल में भी कोई फेवरेट नहीं है। चारों टीमों का रास्ता उतना ही ओपन है यहाँ पर जितना आपको लग रहा होगा आपकी टीम का मौका था अगर वो आगे आती, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है सीन। बट दोस्तों, बारसा का जो अब अप्रोच है मार्केट में, वो थोड़ा अब इंटेंसिफाई होता नजर आ रहा है। देखो, उन्होंने यहाँ पर लेट गो किया था आपके इनिगो मार्टिनेज को, और हम सबको पता है जब से इनिगो मार्टिनेज गए तब से बारसा की डिफेंस की बिल्कुल चौबारे खुल गए, यहाँ पर वादे न्यारे हो गए उनके कि भाई उनकी लगी पड़ी है। स्पर्स रेलीगेट हो सकती है, और अगर स्पर्स रेलीगेट होती है, स्पर्स को प्लेयर्स बेचने ही पड़ेंगे। और ये प्लेयर्स, ये दो प्लेयर्स, जो उनमें से एक उनका कैप्टन है और एक उनका वाइस कैप्टन, ये दोनों प्लेयर्स छोड़ के जाने वाले हैं, क्योंकि चैंपियनशिप में तो ये दोनों टीमें मतलब ये प्लेयर्स नहीं खेलना चाहेंगे। ये यूरोप के बड़े क्लब्स को खेलना चाहते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एंड बारसा को पता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना क्रूशियल है यहाँ पर बारसा का डिफेंस इंप्रूव होना, क्योंकि इस साल अगर चैंपियंस लीग से एलिमिनेट होने का सबसे बड़ा कारण बना है उनका कुछ एक स्पेसिफिक एरिया, तो दैट वाज देयर डिफेंस। मिकी वैन डे वीन थोड़े से इंजरी प्रोन है, लेकिन ही इज क्विक, फिजिकली वेरी हैवी बिल्ट है यहाँ पर, पेस बहुत ज्यादा है यहाँ पर। एंड डिफेंस अगर आप देखो कि गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज ये खुद के लिए बना लेता है, इज वेरी वर्सेटाइल एज वेल। आप यहाँ पर अगर क्रिस्टियन रोमेरो की बात करोगे, भाई अर्जेंटाइन है, एंड अर्जेंटीना के प्लेयर्स वैसे भी भाई बारसा के लिए अच्छे काम करते ही हैं। उसके ऊपर से यहाँ पर इज द कैप्टन, तो एक वो विनर मेंटालिटी जब कुछ होती है ना, फिर आप बोलोगे एक वो लीडर मेंटालिटी जो आपको डिफेंस में चाहिए, वो आपको क्रिस्टियन रोमेरो से मिलेगी। नाउ वैन डे वीन यहाँ पर लिंक्ड है आपके लिवरपूल से भी, यूनाइटेड से भी लिंक आ रहे हैं मैकी वैन डे वीन के, बट क्रिस्टियन रोमेरो का अभी यहाँ पर ऐसा कोई सॉलिड कंक्रीट लिंक आया नहीं है। अगर बार्सिलोना इनमें से किसी एक प्लेयर को लेकर आती है, आई थिंक वो बहुत बेटर अपग्रेड होगा ओवर द लाइक्स ऑफ आपके जेरार्ड मार्टिन वगैरह। बट हाँ, इंजरी को कंसिडर करके ही कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके प्लेयर्स को साइन करना पड़ेगा यहाँ पर आपकी बारसा को, अगर वो स्पर्स से प्लेयर ला रहे हैं स्पेसिफिकली। बट मिकी वैन डे वीन एंड क्रिस्टियन रोमेरो विल बी डेफिनेट अपग्रेड ओवर द करंट सेंटर बैक ऑप्शंस जो करेंटली बार्सिलोना में है। उसके अलावा यहाँ पर भाई देखो, अब सीन ये है दोस्तों कि ये सारे नाम और हैं, इसमें आपके नेतन का नाम आया है जो आपके रियल बेटिस को रिप्रेजेंट करते हैं, और बास्तोनी का, जो आपने देखा था कि वर्ल्ड कप क्वालिफायर से पहले बड़ा बातचीत होती है, बास्तोनी को लाना है, बास्तोनी को लाना है, बास्तोनी को लाना है। लेकिन जब से इटली वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, तब से यहाँ पर कहीं ना कहीं वो जो कॉन्वर्सेशंस थे ना बास्तोनी के रिगार्डिंग या बास्तोनी के अराउंड, वो बिल्कुल डाई डाउन कर गए। और अब ये जो दो नए नाम निकल के आए हैं, ये डेफिनेटली बारसा फैंस को एक्साइट करेंगे, क्योंकि ये रियलिस्टिकली फाइनेंशियल एंड पे भी पॉसिबल डील्स होंगी। तो ये देखना होगा भाई बार्सिलोना किस तरीके से इन मोमेंट्स पे अब नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, सेंटर बैक एरिया इनको डेफिनेटली अपग्रेड करना है। उसके अलावा एक और न्यूज आई है भाई, लेकिन ये नहीं थी, एक मिनट, वो कहाँ गई न्यूज यार? वेट 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 वेट, आई थिंक वो नीचे थी, अल्वारेस को लेके थी यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट मी चेक। यस, अल्वारेस एजेंट आर वर्किंग ऑन हिज ट्रांसफर्स टू बार्सिलोना। अब देखो, सीन ये है दोस्तों कि कल भी यहाँ पर आपके डिएगो सिमेनो से पूछा गया अल्वारेस की ट्रांसफर को लेकर, तो सिमेनो ने बहुत क्लियर एंड पे बोला कि भाई आई एम तो होपफुल दैट ही विल स्टे। एंड जहां तक वेजेस वगैरह की बात है, जहां तक उसके प्राइस टैग की बात है, तो एटलेटिको 110-120 मिलियन से नीचे तो नहीं सेल करेगी, और अगर वो फाइनल्स पहुंच गए तो बिल्कुल ही नाक रगड़वा लेंगे वो जो भी टीम आएगी आपके यहाँ पर अल्वारेस की साइनिंग के लिए। एंड बारसा को अगर वो सेल करेंगे तो भाई एक ऐसे प्राइस टैग पे करेंगे जहां पर पहली बात तो बारसा के लिए अचीवेबल ही ना हो। बट बार्सिलोना की अब जो कहीं ना कहीं हायरार्की है, वो पहले अल्वारेस के एजेंट से नेगोशिएट करना चाहते हैं, उसके पर्सनल टर्म्स वगैरह एग्री करना चाहते हैं, उसके बाद वो जाएंगे एटलेटिको के एंड पे एग्रीमेंट लेने। अब क्योंकि अगर अल्वारेस ने एक प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया या फिर एक पर्सनल टर्म्स एग्री कर लिए, तो वहां पर फिर आपके एटलेटिको के थोड़े हाथ तो बंद जाएंगे, क्योंकि फिर वो कहते हैं ना साउर तरीके की फीलिंग आ जाती है बिटवीन द क्लब एंड द प्लेयर। तो वो एक चीज है यहाँ पर। अब बारसा को सेंटर बैक, सेंटर फॉरवर्ड लाना ही लाना है, स्ट्राइकर लाना ही लाना है। वो क्या अल्वारेस के ऊपर बेमिसाल पैसा खर्च करेंगे या फिर अभी थोड़ा होल्ड बैक करेंगे अपने को, पहले सेंटर बैक एरिया पे बेटर करेंगे अपने आप को, और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट बैक के एरिया पे भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे, एंड फिर सोचेंगे अब ना स्ट्राइकर ले आते हैं, क्योंकि अभी भी रैशफोर्ड का ऑप्शन काफी ओपन है। लेकिन भाई अब यहाँ पर अगर मैं यूनाइटेड की न्यूज पे आऊं,
तो यूनाइटेड में एक कल मुझे रीसेंट खबर पता चली है कि भाई हमारे कप्तान के कॉन्ट्रैक्ट में एक रिलीज क्लॉज है जो जुलाई फर्स्ट वीक तक है अवेलेबल। अब रिलीज क्लॉज का सीधा सादा सा जो फंडा होता है वो ये होता है कि जो टीम यहाँ पर ब्रूनो को साइन करना चाहती है, अगर वो ब्रूनो के साथ पर्सन टर्म्स एग्री कर लेंगे तो यूनाइटेड उस केस में कुछ नहीं कर पाएगी। या तो फिर वो यूनाइटेड यहाँ पर ब्रूनो को एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करें, इंप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि वो रिलीज क्लॉज यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाए उसी के वक्त। लेकिन अगर यूनाइटेड इनसे पर्सनल टर्म्स बेसिकली यहाँ पर इनसे नया कॉन्ट्रैक्ट एग्री नहीं करती तो वो जुलाई फर्स्ट तक कोई भी क्लब आके यहाँ पर ब्रूनो के साथ नेगोशिएट कर सकता है। और अगर जो ब्रूनो ने खुद बोल दिया कि भाई मेरी पर्सनल एम्बिशन है कि मुझे चैंपियंस लीग जीतना है, मुझे प्रीमियर लीग जीतना है, आई डोंट थिंक यहाँ पर ब्रूनो विद इन द लीग मूव करेंगे। लेकिन लेट्स से कि अगर लेट्स से बायर्न म्यूनिख आती है ब्रूनो के लिए, या लेट्स से अगर मैड्रिड आती है आपके ब्रूनो के लिए, तो ही माइट कंसिडर दैट डील। तो यूनाइटेड को मेक श्योर करना है भाई जिस साल वो चैंपियंस लीग खेलने जा रहे हैं उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर उनके हाथ से ना चला जाए। तो ये देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज। बट आई स्टिल बिलीव ब्रूनो इज गोइंग टू स्टे। बट भाई ये तस्वीर देख के ना सोचो, अगर ये जो एनिमेशन है, सोचो अगर ये जो एडिट बनाई है, सिर्फ एक बार एक्सपीरियंस करने का मौका मिल जाए हम फैंस को, हकीकत में इनमें से कोई भी एक ट्रॉफी चलेगी। मुझे जरूरी नहीं कि हम एक साथ दोनों जीत जाएं, और जीत नहीं सकते एक साथ दोनों क्योंकि उसके लिए बहुत हैवी पैक्ड स्क्वाड चाहिए। बट इनमें से कोई भी अगर हम ट्रॉफी जीत पाए ना भाई, आई थिंक हर यूनाइटेड फैन पूरी साल भर उन ट्रॉफीज की विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करेगा। और करना भी चाहिए क्योंकि हम इतने साल से कुछ बड़ा जीते नहीं है। लेकिन भाई देखो, साइनिंग्स की जहां तक बात है तो ये कल नाम निकल के आए हैं, उनमें चुआमेनी का नाम अभी भी लाया है आपके बेन जेकब्स ने। ऑल दो मैड्रिड अपने एंड से क्लियर कर चुके हम चुआमेनी को नहीं बेचेंगे, बट यूनाइटेड अभी भी होपफुल है कि चलो ठीक है भाई, आपने बोला है कि नहीं बेचोगे, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है, एक बार हाथ पैर मार के देख ही लेंगे कि चुआमेनी के मन में क्या है, थोड़ा पैसा ज्यादा दे देंगे आपको, राइट। तो चुआमेनी एक नाम है, उसके अलावा यहाँ पर आपके मॉर्गन रॉजर्स का नाम है, जो जिसको सुनकर मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि देखो ब्रूनो वोंट बी हियर फॉर एवर एंड मॉर्गन रॉजर्स इज अ लॉन्ग टर्म एक तरीके से इन्वेस्टमेंट फॉर यूनाइटेड उस प्रोफाइल के अंदर। ही इज क्रिएटिव, ही हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द पीएल दिस सीजन फॉर विला, ही हैज बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स यहाँ पे उनके कैंपेन में अगर देखें तो। एंड प्लस यहाँ पर बहुत वर्सेटाइल है, राइट विंग खेल सकता है, लेफ्ट विंग खेल सकता है, प्रेफरेबली राइट विंग खेलना प्रेफर करता है, एंड नंबर 10 खेल सकता है। तो हमारे पास एक वर्सेटाइल प्लेयर होगा, रोटेट करने के लिए प्लेयर होगा, और स्क्वाड डेप्थ इंप्रूव हो जाएगी बहुत ज्यादा। बात आती है सैंडो टोनाली की और आपके ब्रूनो गुमरिश की, तो वहां पर भाई थोड़ा मुझे झटका लगा है बिकॉज ब्रूनो गुमरिश का वैल्यू अगर 100 मिलियन पाउंड्स है तो भाई आप एक ही प्लेयर साइन कर पाओगे उस प्राइस ब्रैकेट का, फिर आपसे 2-3 प्लेयर उम्मीद मत करना। आप ब्रूनो गुमरिश लेकर आओगे, फिर उसके बाद यहां पर आपको 50-60 मिलियन की एक साइनिंग मिलेगी। टोनाली और ब्रूनो गुमरिश में से अगर मुझे चूज करना होगा, जो कि मैं बार बार बोल चुका हूं, मैं बार बार ब्रूनो गुमरिश को चूज करूंगा बिकॉज कैप्टन जो कैसेमीरो की प्रोफाइल, वो से एग्जैक्ट सेम प्रोफाइल, मेंटालिटी बिल्कुल कैसेमीरो वाली, और गोल रिटर्न भी आप देखोगे तो बहुत देते हैं यहाँ पर। तो आपको कैसेमीरो का एक लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट मिल रहा है जो कैसेमीरो खुद सजेस्ट करके जा रहे हैं, ऐसा रिपोर्ट्स ने हमें आज से 3 महीने पहले बता दिया था। तो मेरे लिए यहाँ पर ब्रूनो गोमरिश की साइनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन सैंडो टोनाली। और प्लस अगर सैंडो टोनाली यहाँ पर जो मतलब जाना ही चाहते हैं क्लब से, अगर वो 80 मिलियन पाउंड्स पे वैल्यूड है तो इससे बढ़िया 20 मिलियन एक्स्ट्रा देके ब्रूनो गोमरिश ले आओ यार, कम से कम थोड़ा हमें समझने का और प्रोफाइल मैच करने का मौका मिल जाएगा। बट एलियट एंडरसन के केस में यहाँ पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग भाई यूनाइटेड किसी भी तौर पे यहाँ पर आपके ट्रांसफर बैटल में नहीं कूदेगी मैन सिटी के अगेंस्ट एलियट एंडरसन के केस में। अगर एलियट एंडरसन यहाँ पर नहीं यहाँ पर जाते हैं मैन सिटी में तो यूनाइटेड जाएगी और फिर एलियट एंडरसन के लिए ट्राई करेगी लाने का। लेकिन अगर मैन सिटी बिड लॉन्च कर रही है, वो बेवकूफी वो नहीं करना चाहते जो उन्होंने फ्रेड के टाइम पे और बाकी प्लेयर्स के टाइम पे की थी, जब मैन सिटी इंटरेस्टेड थी बट पैसा नहीं दे रही थी, बट हम कूद गए थे। तो पहले मार्केट यहां पर रीड करने की बात हो रही है आपके एंडरसन के केस में, उसके बाद डिसीजन लेने की बात हो रही है। बट कार्लोस बलेबा को लेकर जो रिपोर्ट आई है कल भाई के 70 मिलियन पाउंड्स यहां पर आपके बलेबा की डील पे एक्सपेक्ट कर रही है ब्राइटन। बट नहीं भाई, ये लिखा भले है कि यूनाइटेड इसको बैड डील नहीं मानती, बट दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी बैड डील क्योंकि ये सीजन बड़ा अंडरवेलमिंग रहा है कार्लोस बलेबा का। लास्ट ईयर वाला कार्लोस बलेबा और इस ईयर वाले कार्लोस बलेबा में जमीन आसमान का फर्क है। तो अगर आप आज के कार्लोस बलेबा के लिए 70 मिलियन पाउंड देने को तैयार हो तो भाई आप बेवकूफ हो, निरा मूर्ख हो आप। और इसमें बिल्कुल ओवर एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि एक सीजन अगर एक प्लेयर को बहुत टॉप लेवल बना सकता है तो एक एवरेज सीजन उसके प्राइस टैग को आधा तो कर ही सकता है ना। तो यूनाइटेड को भाई अपने प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे, और क्यों करने पड़ेंगे उसका मेन रीजन ये है भाई कि यहां पर आप अगर देखोगे तो यूनाइटेड के केस में ना अब बातचीत ऐसी है कि आपको अपने मैनेजर के रिगार्डिंग भी
न्यूज निकल के आ रही है कि अब जो भी होगा यहाँ पर आपके रिगार्डिंग नागल्समैन और माइकल कैरिक, वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा. थिंग्स आर हैपनिंग एंड नागल्समैन इकलौते वो कैंडिडेट हैं जो अभी कंसिडर किए जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ माइकल कैरिक. मेरे हिसाब से अभी भी माइकल कैरिक का पलड़ा भारी है, बिकॉज नागल्समैन अगर प्री एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं यूनाइटेड के साथ बिफोर मूविंग इनटू द वर्ल्ड कप फेज, तो चांसेस कम हो जाएंगे यहाँ पर उन मैनेजर्स को लाने के जो वर्ल्ड कप टीम में जा तो रहे हैं अपनी टीम को रिप्रेजेंट करने, बट यहाँ पर बियॉन्ड वर्ल्ड कप प्री एग्रीमेंट नहीं करना चाहते हैं विद द क्लब. तो उस केस में यहाँ पर यूनाइटेड को भाई माइकल कैरिक के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा. बट ऑल दो आपने अगर कल गैरी नेविल का नहीं सुना है स्टेटमेंट, तो मैं चाहूंगा कि आप वो स्टेटमेंट सुनो, क्योंकि गैरी नेविल ने बोला है यहाँ पर कि मैं चाहता हूं कि माइकल कैरिक खुद वॉक अवे कर जाए और बोलेंगे देखो यार मेरा काम था सिर्फ टॉप 3 लाने का, मैंने वो कर दिया है. आप चैंपियंस लीग खेलने जा रहे हो, नाउ गेट अ टॉप क्लास मैनेजर एंड अचीव एंड रीच द पॉइंट वेयर यू वांट टू बी, रीच द पोडियम प्लेस जहां पर आप खुद को देखना चाहते हो. तो गैरी नेविल का वो जो मुझे स्टेटमेंट था बड़ा अजीबो गरीब लगा, बिकॉज कौन सा मैनेजर अपॉर्चुनिटी लेट गो करेगा यार यूनाइटेड को मैनेज करने की, और वो भी वो इंसान जो फॉर्मर प्लेयर है, जो क्लब का लेजेंड है. तो भाई वो तो नहीं होगा. बट हाँ एक चीज जरूर है कि यूनाइटेड को जल्द से जल्द अपना जो प्लान है भाई मैनेजर को लेके वो बिल्कुल यहाँ पर फाइनलाइज करना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी. बिकॉज देखो मैड्रिड के केस में चीजें क्लियर होती जा रही हैं. अब क्या है कि एडर मिलिटाओ क्योंकि बहुत लंबे टाइम के लिए बाहर हो गए हैं वापस से, तो अब उनको सेंटर बैक एरिया पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, लेकिन वो 3 साइनिंग नहीं कर पाएंगे. इसीलिए अभी तक क्या था कि रूडिगर के रिन्यूअल पे बातचीत हो रही थी, बट अभी तक कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिया गया था. लेकिन अब इंटेंसिफाई हो गई हैं वहां पर वो नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी. उसके अलावा राउल असेंसियो के डिपार्चर की बातें हो रही थी, बट अब क्योंकि यहां पर एडर मिलिटाओ को इंजरी हो गई और वो सर्जरी के थ्रू जाएंगे और वो वर्ल्ड कप भी अगर मिस करने वाले हैं, तो यहाँ पर राहुल असेंसियो की सेल रोकी जा सकती है अगर मार्केट में कोई अच्छा सेंटर बैक यहाँ पर, जैसे कि बात हो रही है कि 2 सेंटर बैक या 3 सेंटर बैक लाए जा सकते हैं, उसमें अगर नहीं आते हैं यहाँ पर अच्छे नाम, तो क्योंकि अब स्लॉटरबैक ने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया डॉर्टमंड के साथ, तो वहां पर वो स्लॉटरबैक वाली साइनिंग भी थोड़ी खटाई में पड़ गई है. उसके अलावा और कोई नाम अभी निकल के नहीं आया जिसको यहाँ पर मैड्रिड एसेस कर रही हो. डेफिनेटली एक सेंटर बैक नहीं, मैं बोलूंगा 2 सेंटर बैक चाहिए मेरे हिसाब से. एक राइट बैक पे आपको कहीं ना कहीं बैकअप भी चाहिए, एंड प्लस आपको मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मिडफील्ड में भी एक प्लेयर लाना पड़ेगा. एंड स्ट्राइकर एंड्रिक वापस आ भले ही रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका रोड्रिगो बहुत लंबे टाइम के लिए इंजर्ड है, तो आपको यहाँ पर उस पोजीशन पे भी एक प्लेयर देखना पड़ेगा. और वो सब तभी होगा जब आपका मैनेजर फाइनलाइज होगा. जोसे मुरीनियो और यर्गन क्लॉप दोनों ही भाई बड़ी एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं. मतलब नॉट यर्गन क्लॉप, बट यहाँ पर डेफिनेटली अब जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं कि अब यर्गन क्लॉप यहाँ पर बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हाँ भाई अगर मैड्रिड से ऑफर आता है तो मैं नहीं सुनूंगा. अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, जो फेब्रिजो ने कल बोला है कि भाई देखो ऐसा है, अब यर्गन क्लॉप भी बैठने को बातचीत करने को तैयार हैं. तो अब बिटवीन द 2 ग्रेट्स कौन सा मैनेजर यहां पर मैड्रिड को अगले सीजन में मैनेज करते दिखाई देगा? आप किसको चाहते हो? पर्सनली मुझसे पूछोगे, बिटवीन मोरिनियो एंड क्लॉप दोनों में से कोई भी आएगा टॉप कोच होगा, टॉप यहां पर आपका मैनेजर बनेगा, बिकॉज इन दोनों के मैन मैनेजर तरीके बहुत अलग हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं. यर्गन क्लॉप थोड़ा ज्यादा इमोशनल एंगल पे रिलेट करते हैं प्लेयर्स से. आपने देखा था कैसे लिवरपूल की टीम को आउट ऑफ नोवेयर इन्होंने वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड बना दिया, ना सिर्फ प्रीमियर लीग का बल्कि यूरोप का. तो डेफिनेटली भाई अगर यर्गन क्लॉप आते हैं तो वो टीम की हार्मनी मेंटेन रहेगी और टीम की परफॉर्मेंस में भी आप एक इंप्रूवमेंट देखोगे. लेकिन इसके अलावा भाई कल एक रिपोर्ट और आई है और वो है आपके टोनी क्रूज के रिगार्डिंग. दैट टोनी क्रूज यहां पर आपके अब ज्वाइन हो सकते हैं मैड्रिड में एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन पे, जहां पर वो जूनी कलाफत और पेरेज के साथ बैठकर स्पोर्टिंग डिसीजन, फुटबॉलिंग डिसीजन जो है क्लब के रिगार्डिंग वो लेंगे. अब देखो जो भी होगा सीन, मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई भी ले आओ आप, यू आर गोइंग टू मैसिवली इंप्रूव ऑन योर करंट फॉर्म. एंड फिर विनी और जो एम्बापे को लेकर कल भी एक न्यूज निकल के आई है ना कि देखो यार पेरेज को भी पता है कि ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के साथ नहीं खेल पा रहे हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, प्रिटेंड करते हैं, बट एक्चुअल में बातचीत कुछ और है. मैं बस इतना ही बोलूंगा कि अगर ऐसा सिनेरियो है ना तो भाई इट्स बेटर कि आप बैठ के कॉल लो, बातचीत करो कि आपको खेलना ही नहीं खेलना है. क्योंकि आप यहाँ पर विनीशियस को अगर नया कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, इतना इंप्रूव कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, उसके बावजूद यहाँ पर परफॉर्मेंसेस में डिप आ रहा है, कलेक्टिव यूनिट के तौर पे टीम नहीं खेल पा रही है, तो उसका क्या पॉइंट बनता है? बट अगर मेरे हाथ में ऑप्शन होगा भाई, मैं प्रोबेबली जो क्लॉप की फुटबॉल है वो देखना ज्यादा प्रेफर करूंगा अगर मुरीनो क्लॉप दोनों अवेलेबल हैं. वरना तो ऑब्वियस बात है भाई, मुरीनो मेरा वन ऑफ द फेवरेट मैनेजर ऑफ ऑल टाइम है, तो यहां पर मैं मैड्रिड में डेफिनेटली मुरीनो देखना चाहूंगा. बट क्योंकि यर्गन क्लॉप का अभी जो लास्ट फेज था वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है मुरीनो के कंपैरिजन में, तो इसलिए यर्गन क्लॉप थोड़े स्लाइटली एज पे हैं.
अभी इन कंपैरिजन दैट ऑफ मोरिनियो। बट आपके क्या ख्याल है भाई कल के मैच को लेकर दोस्तों, बारसा के ट्रांसफर टारगेट्स को लेकर यूनाइटेड किसको ला सकती है, लाना चाहिए, वो बता दो। और हाँ, अगर क्लॉप और मोरिनियो दोनों यहां पर अवेलेबल है तो आप किसको मैनेज करता देखना चाहोगे एट रियल मैड्रिड? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। भाई वीडियोस पे लाइक रुकने नहीं चाहिए, जैसे तुम सपोर्ट करो चैनल को ऐसे ही करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो एंड मैं ऐसे ही रोज तुम्हें यहाँ पर कंटेंट देता रहूंगा। आज के फुटबॉल बुलेटिन की बातें समाप्त होती हैं। अब मुलाकात होगी आपसे कल सुबह यहाँ पर इसी वक्त इसी चैनल के ऊपर। तब तक ध्यान रखिए अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।